एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने ना बोल्जानोव स्ट्रेस थ्योरम और हेन-बोल थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे करेंगे। जो इसने लिखा हुआ ना वो सारा कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ा लंबी क्लास रहेगी। अगर इस क्लास में मैं करवा पाती हूँ तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आज ही कंप्लीट करवा दूँगी। अगर नहीं होता है तो कल ये आपका फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा करना है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम सबसे पहले वही करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालिसिस के। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सारी क्लासेस के पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और जो लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो चुका है, इसके 3 मॉक टेस्ट मैंने आप बनाए हैं। जो बच्चे सीरियस हैं और जिनको ये चेक करना है कि हमारी तैयारी कैसी है ग्रेजुएशन वाले पार्ट की, तो आप मेरे से 3 मॉक टेस्ट ले सकते हैं। 199 रुपीज़ में 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। ठीक है, विद सॉल्यूशंस यहाँ पे रहेगा। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आपको ये आइडिया नहीं आएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। जब तक हम प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे, खुद से नहीं निकालेंगे, तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि हमें कितना आता है और कितना नहीं। ऐसे क्लासेस तो हम डेली देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्लासेस देखने से के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी हमारी रहती है और कहाँ कहाँ हमारी किस किस टॉपिक में कमी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन, सिंगुलैरिटीज, स्टेटमेंट, कोची थ्योरम की इंटीग्रल फॉर्मूला और उसके एग्जांपल और रेसिड्यू, कंटूर, इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और जो ये पीडीएफ है, इसमें जो है ये जो पीडीएफ है ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये वाला हैंड रिटन नोट्स रहेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये पीडीएफ मैं आपको पहले ये क्लास करवा देती हूँ, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने बहुत ही अच्छे यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मैं तैयारी करती थी मैंने अपने हिसाब से मतलब ऐसे नोट्स बनाए हैं ताकि हमें आगे कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो हमें कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप एक बार समझिए और समझ आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो है एनालिटिक फंक्शन से। तो एनालिटिक फंक्शन क्या कहता है, एक को देखो, एक को फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हम इसको बोलते हैं u प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो ये फंक्शन एनालिटिक कब होगा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। इसको हम एनालिटिक कब बोलेंगे, जब हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जेड अप्रोचेस टू जेड नोट, यानी कि जेड नोट एक पॉइंट एग्जिस्ट कर गया और उसकी सम नेबरहुड में अगर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमारे पास एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, नोट हमारे पास क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये इंप्लाई करता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। तो इसका कन्वर्स यहाँ पे ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, तो वो जरूरी नहीं है फंक्शन एनालिटिक होगा। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्र प्लस आयोटा वाई स्क्र, डिफरेंशिएबल इन अनकाउंटेबल पॉइंट्स बट नोवेयर एनालिटिक। ये फंक्शन एनालिटिक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल ओनली काउंटेबल पॉइंट्स, अगर काउंटेबल पॉइंट्स पर है तो वहाँ पर भी वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अनकाउंटेबल और काउंटेबल पॉइंट्स पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज सेम एज द अलजेब्रा का मतलब जैसे f प्लस जी हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है, तो वैसे ही अगर f एनालिटिक है, g एनालिटिक है, तो उनका सम भी क्या होगा, एनालिटिक। ठीक है, डिवाइड भी क्या होगी, एनालिटिक, प्रोवाइडेड दैट g इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल पे अप्लाई होते हैं ना जो रूल, तो वही सेम एनालिटिक पर यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो इसलिए इसने लिखा है अलजेब्रा ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज सेम एज द डिफरेंशिएबल फंक्शन। एंटायर फंक्शन वो होता है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, जो पूरे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन कैसा है, एंटायर है। फंक्शन दैट इज एनालिटिक ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन कैसा है, एंटायर फंक्शन है। अब देखिए एनालिटिक फंक्शन हम चेक करते हैं, जो ट्रिक आती रहेंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। तो अगर फंक्शन जेड बार की फॉर्म में है, अगर नहीं है तो उसको हम जेड बार की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो उसका फिर दूसरा तरीका। अगर फंक्शन जेड बार की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार। जेड बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो यहाँ पे लिखा है
इस पे ध्यान मत देना, ये रिजल्ट हर बार काम नहीं करता है। ये जब आगे आएगा ना तब मैं बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है। तो ये रिजल्ट हर बार काम नहीं करता है, कभी कभी ये काम करता है। तो इसको मैंने बस वैसे ही लिखा है, तो आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। जो मेन है वो मैं आपको बताती चलूंगी। तो ये मेन है, क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू जेड बार, कितना आ जाएगा 1, 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। रियल जेड को हम लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार बाय 2, तो इसका भी करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया तो नो वेयर एनालिटिक। ठीक है, सेम इमेजिनरी जेड है, ये भी नो वेयर एनालिटिक, जेड जेड बार है तो वो भी नो वेयर एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये फंक्शन आपने चेक करने हैं। 10 यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसके बाद है फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल जेड। तो इसको वही जेड इंटू में जेड प्लस जेड बार बाय 2 हम करेंगे। जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नो फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड बार है विद रिस्पेक्ट टू जेड बार हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे नो वेयर एनालिटिक हो जाएगा बिकॉज इट इज़ डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0। और वैसे भी हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, जेड इंटू में जेड प्लस में जेड बार बाय 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस में जेड जेड बार, और ये होता है हमारे पास मोड जेड का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। अगर ऐसे नहीं लिखना तो हम इसका क्या करेंगे, सीधा डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास जेड बाय 2, जेड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या है, नो वेयर एनालिटिक। लेकिन जो ये फंक्शन है ये हमारे पास क्योंकि जेड बाय 2 आया है, अगर मैं इसको जेड को 0 पुट कर दूंगी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार किया ना, और ये फंक्शन जेड इक्वल टू 0 कर दिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो काउंटेबल पॉइंट्स पर यानी कि जेड 0 पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, दोनों बातें पता चल गई। यहाँ पे कैसे करना था, सेम ये रिजल्ट ऐसे जेड इमेजिनरी जेड, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल रहेगा काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कि जेड इक्वल टू 0 पे। लेकिन ये फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है। जब हमने एफ अपॉन जेड बार जब निकाला पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया है। उसके बाद देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन जेड, कोस जेड, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, ये एंटायर फंक्शन होते हैं। यानी कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर क्या रहेंगे, ये फंक्शन एनालिटिक हमारे पास रहेंगे। ठीक है, 11वां एग्जाम्पल हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड, एनालिटिक रहेगा पूरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, एंटायर फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड, ई की पावर जेड बार इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार, कितना आ गया यहाँ पे, क्या आया, ई रेज टू दी पावर जेड बार का क्या आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी नो वेयर एनालिटिक। वैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो कितना हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया। तो यहाँ से भी देखो दूसरा रिजल्ट हमारा क्या निकल आया, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार हमारा 0 आता है तो वो पूरे प्लेन पर क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो नो वेयर एनालिटिक। साइन जेड का भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार एंटायर फंक्शन, ये भी क्या आ जाएगा, नो वेयर एनालिटिक। जेड इज इक्वल टू 2n+1 π/2 क्योंकि जेड बार है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे 17 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताने हैं एंटायर है, एंटायर है, एनालिटिक है, नो वेयर एनालिटिक है, क्या है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है आपने, मैं बार बार बता रही हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार अगर 0 आ गया तो कंप्लीट यानी कि एंटायर फंक्शन हो जाएगा, एनालिटिक तो है ही है, एंटायर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो कहीं पर भी वो एनालिटिक नहीं होगा, नो वेयर एनालिटिक। ठीक है, नो वेयर एनालिटिक। नेक्स्ट हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आई हूँ और आपने बताने कि कैसे होंगे। ठीक है, तो लेट पी जेड एंड क्यू जेड बी 2 नॉन जीरो पोलिनोमियल्स, देन पी जेड इंटू क्यू जेड बार इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ। तो पी जेड और क्यू जेड नॉन जीरो पोलिनोमियल्स हैं। नॉन जीरो पोलिनोमियल्स का मतलब कि जीरो नहीं होनी चाहिए, उनमें इंक्लूड पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो मैंने एक ले लिया पी जेड को जेड और क्यू जेड को ले लिया 1। कॉन्स्टेंट भी तो एक पोलिनोमियल में काउंट होता है ना, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से मैंने क्या करा, सीआर इक्वेशन भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सीआर इक्वेशन से इसको सोल्व कर रखा है तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से देखो मैं सिर्फ इतना आपको बता रही हूँ कि पी जेड मैंने जेड ले लिया और क्यू जेड यानी कि मैंने 1 ले लिया, तो 1 का बार क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा जेड और ये एनालिटिक हो गया। तो जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्यू जेड है उसको क्या होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा। अगर क्यू जेड मान लो पी जेड को मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया और क्यू जेड को मैंने ले लिया जेड और इसका बार करेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार हमारे पास कितना आया, 1 आया और नॉट इक्वल टू 0। तो ये एनालिटिक नहीं बना। हमें ये एनालिटिक बनाने के लिए
जो क्यू जेड है उसको क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाती है तो आपने ये एग्जांपल लेके यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेम अगर पी जेड प्लस क्यू जेड बार है इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ, अगर पी यह तो प्रोडक्ट में था और ये क्या है प्लस में, तब भी हमारे पास क्यू जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है एट जेड इज इक्वल टू 0 द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू में जेड बार। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये फंक्शन जो है सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन सबको पता है क्या होती है, नहीं पता है तो आगे मैं उसका प्रूफ और थ्योरम आपको बताऊंगी क्या होती है। लेकिन यहाँ पे देखो रिजल्ट यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये हमारे पास सी आर इक्वेशन होती है। अगर ये सी आर सेटिस्फाई कर गया इसको तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, इमेजिनरी और रियल पार्ट यहाँ पे निकालेंगे। जेड स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और जेड बार का मतलब एक्स माइनस में आयोटा वाई। तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, फिर वहाँ से ये कंडीशन चेक करनी है। तो ये हो जाएगा, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 बार और फिर 2 डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नॉट एनालिटिक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे चेक करना है। अगर ये पेपर में आ गया तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सी आर इक्वेशन निकाल के दिखानी पड़ेगी, सी आर इक्वेशन सोल्व करके फिर उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि ये एनालिटिक क्यों नहीं है। तो वही कंडीशन जो मैंने आपको बोला था कि इसको स्किप करनी है, कभी कभी अप्लाई हो जाती है और कभी कभी ये नहीं होती है, ठीक है। तो ये फंक्शन और एनालिटिक के लिए इस कंडीशन को भी हम छोड़ ही देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर एज इट इज जेड बार का 1, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो हम यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको आप स्किप ही कर दो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू दिस एंड जी जेड इज इक्वल टू दिस एट जेड इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमें बताना है एनालिटिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट है हमारा सी आर इक्वेशन जो होती है पोलर फॉर्म की, ये सिर्फ आपने याद करनी है, इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं करना है। पोलर फॉर्म का मतलब यू हमारे पास आर थीटा की फॉर्म में है, वी भी हमारे पास आर थीटा की फॉर्म में है, यू प्लस आयोटा भी होता है ना। तो सी आर इक्वेशन क्या होगी, यू आर इज इक्वल टू 1/r वी थीटा और वी आर इज इक्वल टू माइनस का 1/r यू थीटा। ये हमारे पास क्या होती है, पोलर इक्वेशन यहाँ पे होती है, ठीक है, आर और थीटा। और वैसे भी जब हम पुट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो यू आर और वी आर हमारे पास ये होती हैं पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म के कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इतने नहीं आते हैं। सी आर इक्वेशन के हमारे पास ज़्यादा आते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आर की पावर 4 साइन 4 थीटा माइनस आयोटा आर की पावर 4 कोस 4 थीटा। तो यू आर थीटा अलग कर लो, वी आर थीटा अलग कर लो, तो यहाँ से इसको सोल्व करके दिखा दो यू आर किसके इक्वल और वी आर किसके इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगी और ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक हमारे पास हो गया है, ठीक है, एनालिटिक और एंटायर, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हो जाएगा। अब देखो कोची-रीमान इक्वेशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो यहाँ से कोची-रीमान इक्वेशन की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो कैसा होगा, एनालिटिक होगा। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी, नेसेसरी कंडीशन देखिए एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। इफ़ ए फंक्शन एफ जेड, ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड, द पार्शियल डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो देखो लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड हमने यहाँ पे ले लिया यू प्लस आयोटा वी, जेड हमारे पास क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें जो चेंज होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल दिखाना है ना, डिफरेंशिएबल हमारे पास सॉरी दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है ना, ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो डिफरेंशियल तो हमारे पास है क्योंकि इसने बोला है ना पार्शियल डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, इसको नाम दे दो 1। आल्सो वी हैव एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या कर दो एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की जगह पे वाई प्लस डेल्टा वाई। जेड प्लस डेल्टा जेड का मतलब इनको ऐड कराना, तो हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा कॉमन और वाई प्लस में डेल्टा वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जेड प्लस में डेल्टा जेड, इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो ये आ गया। इसको हमने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन।
उसके बाद है सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड देयरफॉर द लिमिट इज गिवन बाय। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट क्या होती है, जो डेरिवेटिव की जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। यही होती है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन होती है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, माइनस में एफ जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और डिवाइड बाय डेल्टा जेड की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, फिर उसके बाद केस हमने लिया अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा केस हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो जहाँ पे डेल्टा वाई है वहाँ पे क्या रख दो, सारी वैल्यूज जीरो रख दो और नीचे आ जाएगा हमारा डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा जेड क्या आया है, डेल्टा एक्स। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर लिया। अलग करने के बाद लिमिट भी अलग अलग हमने कर ली। तो यहाँ से एफ डैश जेड ये तो हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि चेंज है किसमें, एक्स में, तो और नीचे भी क्या है, डेल्टा एक्स। तो ये बन गया पार्शियल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी है ना, ये वी एक्स में ही चेंज है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन हमारे पास, प्लस में आयोटा वाई। दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई। अब ध्यान रखना है ये हो जाएगा आयोटा डेल्टा वाई, नीचे आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा डिनोमिनेटर में। वाई में चेंज हमने कर दिया, डेफिनेशन लगाई, अलग अलग कर दिया, लिमिट लगाई। अलग अलग करने के बाद हमारे पास यहाँ तो बचेगा वन अपॉन में आयोटा, ये बन जाएगा u विद रिस्पेक्ट टू y और ये बन जाएगा v विद रिस्पेक्ट टू y। और आयोटा से आयोटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ये आयोटा था ना, तो इसके अपॉन में जब ये लेके आएंगे तो आयोटा से आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा और इसके अपॉन में रह जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया विद रिस्पेक्ट टू y। तो y एफ डैश जेड यहाँ पे क्या हो गया, v करली v अपॉन करली y माइनस में आयोटा करली u अपॉन में करली y। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसको तो मैंने पहले लिख दिया और यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब एफ डैश जेड ये है, एफ डैश जेड ऊपर वाले में अलग था, तो तीसरी और चौथी को इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को हमने इक्वेट कर दी तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और वी एक्स इज इक्वल टू माइनस में यू वाई हो जाएगा, तो विच इज़ ए सी आर इक्वेशन। तो नेसेसरी कंडीशन ये थी, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई जरूर करेगा। समझ में आई बात। फंक्शन अगर एनालिटिक है, मैंने ये नहीं बोला कि चेक करने के लिए उसको देखना है कि वो सी आर इक्वेशन, अगर किसी फंक्शन ने सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी तो वो जरूरी नहीं है वो फंक्शन एनालिटिक होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी फंक्शन ने सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी तो हम नहीं कह सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक गिवन है तो इसका मतलब वो जरूर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, अगर इस फंक्शन को, अगर किसी फंक्शन ने ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करी, इन दोनों में से मान लो एक इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं करी, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक। अगर ये फंक्शन, जो फंक्शन हम चेक कर रहे हैं, मान लो अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती तब हम नहीं कह सकते, हम फिर दूसरा तरीके से चेक करेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है नहीं। तो यहाँ से हम सिर्फ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर किसी भी फंक्शन ने ये कंडीशन को होल्ड नहीं किया, मतलब ये नॉट इक्वल टू आया और ये भी नॉट इक्वल टू आया, कोई भी इसमें से ये नॉट इक्वल टू आ गया, ये इसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं। ठीक है, आई समझ में, दोनों बातों में डिफरेंस है तो अच्छे से समझ लेना। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है, फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो देखिए क्या है, द सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी इफ द फोर पार्शियल डेरिवेटिव दिस एग्जिस्ट आर कॉन्टिन्यूस एंड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट ईच पॉइंट ऑफ डी। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड है, एनालिटिक है डोमेन डी में, तो अगर उसके चार पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, और सी आर इक्वेशन एट ईच पॉइंट ऑफ डी सेटिस्फाई करते हैं तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है। तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या कहता है, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। एफ ऑफ जेड हमने ये ले लिया, वही जेड प्लस डेल्टा जेड हमने ले लिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई। प्रूफ बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ एंड वेरिएबल, फॉर फंक्शन एफ एंड
वेरिएबल्स, ठीक है। तो टेलर थ्योरम हम यूज़ करेंगे। टेलर थ्योरम क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस में एच पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस में के, मतलब ये होती है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इससे कंपेयर करेंगे तो एच तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, एच तो ये हो जाएगा, के हमारे पास डेल्टा वाई हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा हमारे पास यू हो जाएगा। तो एफ की जगह यू रख दो, एक्स की वाई एज इट इज़, एच की जगह डेल्टा एक्स, के की जगह डेल्टा वाई और ये एज इट इज़, इसको नाम दे दो 5, ठीक है, टेलर थ्योरम से। सिमिलरली वी के लिए तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो इस वैल्यू में पुट कर दो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड में सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास u प्लस आयोटा भी तो आ जाएगा एफ ऑफ जेड, डेल्टा एक्स यहाँ से तो ये हो जाएगा ये, प्लस में डेल्टा वाई यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। अब देखो एफ जेड इसको मैं इधर ले आई माइनस में, ये डेल्टा एक्स एज इट इज़, ये हमारा एज इट इज़, ये डेल्टा वाई एज इट इज़। अब u अपॉन वाई, करली यू अपॉन करली वाई हमारे पास होता है माइनस का करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली वाई होता है करली यू अपॉन करली एक्स, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वैल्यूज़ हमने रख दी, क्योंकि अब ये सेम बनाने हैं तो एयोटा को अंदर लेके जाओ, यहाँ पे भी लेके जाओ, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें क्या आ रही हैं, कॉमन निकल के आ रही हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, हमारे पास जेड के इक्वल है, डेल्टा जेड के इक्वल है, ओके। तो यहाँ से ये इसके अपोन में आ जाएगा डेल्टा जेड और ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। लिमिट लगाएंगे बोथ साइड लिमिट लगाने के बाद डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो करेंगे ना, तो ये तो हमारे पास एफ डैश जेड बन जाएगा और ये हमारे पास ये आ जाएगा यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आयोटा वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये दोनों क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं एंड दिस इंप्लाइज एफ डैश। तो इस यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर गया, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक। और ये सफिशिएंट कंडीशन में हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब हमारे पास देखो फंक्शन क्या होता है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस में आयोटा करली वी अपॉन करली एक्स, क्योंकि एफ जेड हमारे पास क्या है यू प्लस आयोटा वी। जब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे और वाई के विद रिस्पेक्ट टू करना तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया यहाँ से एनालिटिक हो गया। तो इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास ये थी। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसको कैसे चेक करना है। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी वेयर एफ जेड हमारे पास ये है, सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन एट द ओरिजिन यट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। जो एफ डैश जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछेंगे सी आर इक्वेशन के, तो अच्छे से आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। देखो एफ ऑफ जेड हमारे पास ये है, इसको पहले मैंने सीधा सिंप्लीफाई करा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करे, इसको इस फॉर्म में लेके आई यू प्लस आयोटा वी, यू अलग लिखा वी अलग लिखा। हमें प्रूव करनी है चार कंडीशन, दो कंडीशन यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है। ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो यहाँ से हम सीधा या तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देंगे या फिर हम डेफिनेशन से कर लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो यू ऑफ एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। सेम वाई के लिए हम ये अप्लाई कर देंगे। तो ये अप्लाई करने के बाद ये सारे डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, सी आर इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ अब एफ डैश जीरो चेक करते हैं। लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड माइनस डेफिनेशन लगा देंगे, डेफिनेशन लगाने के बाद एफ जेड की वैल्यू रख देंगे और फिर एफ ऑफ जीरो की हमारे पास जीरो डिवाइड बाई दिस, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू हमारे पास ये थी और डिवाइड में क्या है एक्स प्लस में आयोटा वाई, ये तो उसके अपोन में था, ये पूरा कंप्लीट एफ जेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे जेड अप्रोचेस टू जीरो का मतलब एक्स वाई जीरो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, एक पाथ लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स चेक करने के लिए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो अलोंग y पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स जब हमने लिया तो ये आ जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ m, तो ये m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो m पाथ सेलेक्टेड, जो हम m सेलेक्ट करेंगे उस पर ये डिपेंड करेगा, जो हम m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो इसका मतलब एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश जीरो हर m की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, एफ डैश जीरो की अलग अलग आएंगी, लेकिन यूनिक होनी चाहिए थी, अलग अलग आएंगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा,
ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ जेड, हमारे पास ये गिवन है, हमें चेक करना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है इसका मतलब क्या है, एफ डैश जीरो। ठीक है, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कि होगा या नहीं होगा। ट्राई करके इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, और ज़रूर से भी ज़रूर ट्राई करना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यही दो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप सोच लेना आपने सी आर इक्वेशन अच्छे से यहाँ पे कर लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोची थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी है। स्टेटमेंट अगर आ जाएगी तो वो 2.5 नंबर में ही पूछेगा कोची थ्योरम की। ठीक है ना, तो कोई इसमें लंबी चौड़ी नहीं है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने लिखा है ना स्टेटमेंट ऑफ कोची थ्योरम एंड ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम, बाकी उसकी एप्लीकेशंस हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी कैसे करने हैं। कोची थ्योरम, इफ एफ इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में और डेरिवेटिव उसका कैसा है, कंटिन्यूस है डोमेन डी में, तो देन जो क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर एनी क्लोज कंटूर सी इन डी। क्लोज कंटूर का मतलब बंद। ठीक है, क्लोज, ये क्लोज कंटूर का साइन है। ठीक है ना, ये सी है, तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक है और कंटिन्यूस है डेरिवेटिव उसका, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ये कोची थ्योरम बोलती है। और सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब ये है कि डोमेन मान लो सिंपल कनेक्टेड है कि एक पॉइंट से शुरू करी तो वो उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो गई, बीच में ना कोई कटपट ऐसे ना हो, तो सीधा एक लाइन से शुरू, एक सीधा, कोई भी बीच में रुकावट ना आए, घूम फिर के ना हो। तो डोमेन विदाउट होल्स मतलब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से लेके फिर मैंने ऐसे कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, सीधी इस टाइप से होनी चाहिए, जैसे एक सिंबल क्लोज्ड बन गई हमारी सिंपली कनेक्टेड। ठीक है, डोमेन विदाउट होल्स, ये होती है हमारे पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन। डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ से उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो। ये सीधा हमें अप्लाई करनी है अगर हमें ऐसा कुछ दिख जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है कोची गॉर्सेट थ्योरम। कोची थ्योरम थी, कोची गॉर्सेट थ्योरम भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहती है। अगर फंक्शन एनालिटिक है वही सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो फॉर एनी क्लोज कंटूर सी इन डी। अब यहाँ पे कोची गॉर्सेट ने क्या बोला कि हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, हम सिर्फ इतना चेक कर लेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, तब हम बोल देंगे कि उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं इसमें फ़र्क, बाकी सारी सेम है। ठीक है, अब देखिए साइन जेड हमारे पास कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है। कंप्लीट एनालिटिक का मतलब ये फंक्शन कैसा है, एंटायर फंक्शन है ना, अभी पीछे पड़ा था साइन जेड कोस जेड ई रेज टू द पावर जेड, एंटायर फंक्शन है, एनालिटिक है। तो एनालिटिक है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और फंक्शन ये कैसा है, कंटिन्यूस भी, इसका डेरिवेटिव क्योंकि साइन जेड का डेरिवेटिव कोस जेड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन जीरो। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी एंटायर फंक्शन है जीरो, तो इस थ्योरम का अप्लाई करा है, फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन जीरो, तो ये फंक्शन भी एनालिटिक है जीरो, ये फंक्शन भी एनालिटिक है जीरो, क्योंकि कोस भी एनालिटिक है, ई भी एनालिटिक है, साइन जेड भी एनालिटिक है, तो प्रोडक्ट भी क्या है, एनालिटिक है। तो इसको हमने ऐसे सीधा अप्लाई करना है। कॉन्टीन्यूटी यहाँ पे हम चेक नहीं करते हैं, और इसने ये बोला था कि कॉन्टीन्यूस है, तो ये बोल रहा है कि नहीं हम तो नहीं चेक करेंगे, हम तो सिंपल करेंगे बच्चों के लिए कि बच्चे सिर्फ आप इतना चेक कर दो फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन उठा के क्या कर दो, सीधा जीरो आप वहाँ पे कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोची गॉर्सेट थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स। मल्टीपल जैसे C1 C2 C3 एंड डोमेन्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, जितने भी इंटीग्रेशन होंगे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, यानी कि C1 के राउंड C2 के राउंड प्लस उनको हम अलग अलग करके सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जीरो नहीं है, अलग अलग करके मतलब बताया है, C1 के अराउंड हम अलग से सोल्व करेंगे, इस डोमेन का हम अलग सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन, इनका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग करके, और फिर क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन का इंटीग्रेशन हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी पर, जेड नॉट बिलोंग टू डी करता है, देन तो जो हमारे पास कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होगा वो इस टाइप से होगा, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1, n+1 यहाँ पे इसकी पावर होनी चाहिए, इज इक्वल टू में क्या होता है 2 पाई अयोटा बटे में n फैक्टोरियल और एफ एन जेड नोट।
अब इसको अगर हमें एफ एन जेड नोट निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस में 1। एक तो ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, जब एन की वैल्यू 1 है तो एन की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 1 रखी तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, और ये हो जाएगा एन डी जेड। और एन की वैल्यू मतलब ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जेड यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्टेप से है, तो यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू 1 रखी तो 2 पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, जब एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी। दूसरा, जब एन 1 से बड़ा ले लिया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। एन जब 1 से बड़ा लिया तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जब एन की वैल्यू 1 है तो सीधा 2 पाई आयोटा पुट कर देना है, और 1 से बड़ा है तो 0 यहाँ पे पुट कर देना है। और फंक्शन एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। एफ ऑफ जेड यहाँ पे 1 है तो इसको देखो, एन मैंने जब 1 लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट 1 इंटीग्रेशन, तो डी जेड ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आयोटा। एन 1 लिया है तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और एफ 1 जेड नोट आ जाएगा। और एफ 1 जेड नोट पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ही रहेगी ना। डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि एफ जेड की वैल्यू हमारे पास 1 है, एफ जेड हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो एफ ऑफ जेड नोट जो हमारे पास है वो भी कितना है, कॉन्स्टेंट है। तो एन की वैल्यू हमने 1 ली है तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा। दूसरा, जब एन की वैल्यू हम 2 लेंगे तो एन की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इस टाइप से इसको चेक करना है। मेन फॉर्मूला है हमारा ये क्या है, एफ एन जेड नोट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन फाई सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ओके, अब जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये कुछ एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए हैं, और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सिंगुलैरिटी आ जाएगा। तो मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराऊंगी, बाकी ये सब आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और ये अच्छे से कर लेना। अब देखिए, अब हमें इसका क्या निकालना है, सी आर वो क्या कहते हैं, क्या थ्योरम थी अभी हम ये कर रहे थे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। थ्योरम क्या थी, लिखो पहले इसको, एफ एन जेड नोट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा, यही था ना, या 2 पाई यही था, एफ एन जेड नोट इज इक्वल टू में एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट और एन प्लस में 1, ठीक है। ये है सी। अब देखो यहाँ पे मोड जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, पहले ही देखना है कि इसके अंदर होल्ड करती है नहीं, तो इसका मतलब ये है जेड इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू -0, ठीक है। 0 -0 तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मोड जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जेड इज इक्वल टू -3 आयोटा जो है, क्या वो इस सर्कल में बनेगा, 0 है ना, ये पॉइंट सर्कल बनेगा हमारे पास, तो 0 को ही सेटिस्फाई करेगा, -3 आयोटा को तो नहीं करेगा। तो -3 आयोटा पे हम इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे जेड स्क्वायर पे, तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास जेड प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा जेड प्लस में 3 आयोटा। एक मिनट, ये तो नीचे आएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है ना, जो सेटिस्फाई कर रहा है इस सर्कल के अंदर जा रहा है, तो वो क्या बनेगा, वो फंक्शन हमारा ये बन जाएगा डी जेड, तो हमारा बनेगा जेड प्लस में 3 आयोटा जो फंक्शन बनेगा, और अपॉन में जो जिसकी सिंगुलैरिटीज़ जो इसके अंदर जा रही है तो वो बन जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हमें इसका यहाँ पे सोल्व करना है। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्या था, 2 पाई आयोटा अपॉन में एन फैक्टोरियल, क्या था देखो दोबारा, इंटीग्रेशन ये था ना, एन इंटू एन प्लस 1, तो यही दिखाती हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में जेड प्लस में 3 आयोटा डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, ये है हमारे पास डी जेड। और ये पूरा क्या बन जाएगा, कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ जेड, ये जेड माइनस जेड नोट है, 0 पे था ना, 0 पे चेक करना है, तो जेड -0 का स्क्वायर आप लोग कर लो। तो यहाँ से यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर है, n + 1 की टर्म में चाहिए, तो स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 + 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो ये बन गया 2 पाई आयोटा बटे में 1 फैक्टोरियल, और ये बन गया F1 जेड नोट, F1 0
जेड नोट कितना है 0। तो F1 0 यानी कि 1/z+3 अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करो इसका, तो इसका 1/z+3 का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, -1/z+3 जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2πi इंटू में -1 में एफ डैश था ना, तो एफ डैश करेंगे z+3 तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस में क्या पुट करा है जेड को 0, जेड स्क्वेयर। इसका जब हमने क्या किया इंटीग्रेशन तो इसका स्क्वेयर आ जाएगा, तो स्क्वेयर 3 3 जा 9 यानी कि प्लस का 9, तो 2πi/9। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2πi/9। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है z² + π²। तो मोड z = 4 का मतलब हमारे पास होता है z < 4 और -4। तो इसका मतलब जो ये बनेगी वैल्यू वो बनेगी 4 -4, यहाँ पे भी 4 और -4, ये सर्कल हमारा बनेगा। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से पॉइंट्स जा रहे हैं, और z हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ±πi यहाँ पे बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे πi। तो ये दोनों 4 और मतलब क्या है, ये हमारे पास 4 है, ये -4 है, ये 4 है, ये -4 है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होती है और ये रियल एक्सिस होती है। तो इमेजिनरी एक्सिस इसका मतलब क्या है, ये माइनस का 4π यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब पाई इसके अंदर ही है, इसके अंदर है। तो माइनस का भी पाई इसके अंदर है और प्लस का भी पाई इसके अंदर है, तो दोनों पे इसको चेक करना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2z/z + πi और z - πi लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो ये मैंने लिख दिया 5। अब यहाँ पे देखो, एक बार जब मैं निकालूंगी अलोंग z मैंने निकाला πi के अलोंग, z πi मतलब इसके अलोंग मैंने निकाला, तो यहाँ से हो जाएगा 2z/z + πi। ये तो हमारा बन जाएगा f(z). ठीक है, f(z) बन गया, और नीचे क्या है हमारे पास z - πi है। तो इसको जब मैं लिखूंगी तो इसको मैंने लिखा 2z z किसके अलोंग निकाल रही हूँ, z = πi के अलोंग। तो z = πi का मतलब यहाँ पे आ जाएगा z + πi, नीचे आ जाएगा z - πi। जिसके अलोंग निकालना है वो तो हमें नीचे ही लिखना है। तो फॉर्मूला लगाओ 2πi, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो n+1 की फॉर्म में इसको लिखेंगे हम 0 + 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 0 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा f(0) πi के अलोंग निकालने हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास πi। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2πi, और यहाँ पे f(0) का मतलब इसका सीधा वैल्यू पुट करनी है, तो πi यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2πi इंटू में z + πi। तो ये हो जाएगा हमारे पास πi हमने पुट करना है f(0) πi। तो यहाँ से ये हमारे पास f(0) πi 0 फैक्टोरियल 2z/z + πi। तो पाई सीधा πi यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2πi इंटू में ये हो जाएगा 2πi, और नीचे भी πi पुट करना ना, तो πi + πi तो 2πi, इससे ये कैंसिल। तो क्या आया इसकी वैल्यू 2πi। f(0) πi का मतलब ये है, ये 0 है, इसका मतलब सीधा πi यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि 0 + 1 है, पावर इसकी कितनी है 1 थी ना। तो ये तो इसकी z = πi पे, तो इसकी वैल्यू आ गई 2πi। अब z = -πi पे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z में -πi है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का πi ऊपर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा z + πi। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगी 0 + 1। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगी 0। तो अब यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, ऊपर तो सीधा क्या पुट करना है -πi, तो ऊपर पुट करेंगे -πi, तो 2πi तो साथ में आएगा फॉर्मूले का, इंटू डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या है 0 फैक्टोरियल, इंटू में यहाँ पे पुट करो माइनस का 2πi और -π, फिर ये भी हो जाएगा माइनस का 2πi, तो इससे ये कैंसिल। तो इसका भी हमारे पास कितना आया 2πi। तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया हमारे पास 4πi। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया इसका 4πi। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है।
तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। पावर जिसके भी अलोंग हमने निकाला है ना, जिस पॉइंट के अलोंग, तो वो नीचे आएगा। और उसकी पावर अगर मान लो अभी बताई थी, अगर उसकी पावर जेड माइनस जेड नोट है, अगर उसकी पावर क्या है 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 + 1। तो यहाँ से n कंपैरिजन हो जाएगा, n 2 नहीं होगा। अगर 1 है तो उसको हम लिखेंगे 0 + 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऐसे चेक करने। और f(0) का मतलब है सीधा डायरेक्ट फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करना है। ठीक है, तो जब आप निकालोगे ना तब अच्छे से हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड 2 मैंने करवा दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों आपने करने, इनके आंसर मेरे को आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, देखो टोटल कितने क्वेश्चन हैं, मैं नंबरिंग दे देती हूँ। फर्स्ट सेकंड ये 2 तो मैंने यहाँ पे करवा दी हैं। तो आप लिखेंगे थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, फिर उसके बाद है लिखेंगे फिफ्थ का आंसर, और फिर उसके बाद लिखेंगे आप सिक्स्थ का आंसर। टोटल है 6 क्वेश्चन, 2 मैंने करा दिए, 4 क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये हमारे पास mod z = 3/2 गिवन है, तो इसमें हमें a की वैल्यू बतानी है, तो यही कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। नेक्स्ट हमारा है सिंगुलैरिटीज़ का टॉपिक। सिंगुलैरिटीज़ का टॉपिक भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलैरिटीज़ का जो टॉपिक है कल हो जाएगा। फिर हमारा देखो क्या रहता है, देखते हैं। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है तो बाकी इजी, एक बार अगर हाथ बैठ गया ना, 1-2 क्वेश्चन हमने निकाल लिए तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं ही देखो कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब हमारा उसके बाद है सिंगुलैरिटी का टॉपिक्स। ये हमने कर लिया है, CR इक्वेशन, और ये तो कर लिया, स्टेटमेंट कर लिया, और इसके क्वेश्चन हमने कर लिए। तो हमारे ये 2 टॉपिक रहते हैं, ये हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो वो ले लीजिएगा, अदरवाइज़ अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए अपनी। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।